तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। लास्ट क्लास में हमने CSEET में एक चैप्टर की रिवीजन शुरू करी थी। चैप्टर का नाम क्या बताओ? एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। बच्चों याद है रिवीजन में कितना पार्ट कर लिया हमने? पार्ट 1 में हमने रिवीजन में क्या क्या पढ़ा था? कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी के फीचर्स, टाइप्स ऑफ कंपनीज। बेटा यहां तक पढ़कर आए हो अच्छे से? बोलो भाई हाँ या ना। तो यहां तक हम बेटा ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हमें बेटा कुछ टॉपिक्स बचे हैं वो करने हैं, जैसे कि फॉर्मेशन, कंपनी को कैसे बनाया जाता है। इसके अलावा जो डायरेक्टर्स लोग हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं, डायरेक्टर्स लोग की मीटिंग कितने तरह की होती है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग कितने तरह की होती है और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये टॉपिक आज के बचे हैं बच्चों। आज के रिवीजन सेशन में बेटा कुछ लिमिटेड टॉपिक से ज्यादा नहीं है, जैसे कंपनी का फॉर्मेशन, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर्स की मीटिंग, शेयर होल्डर की मीटिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये टॉपिक है। सबसे पहले आज का टॉपिक जो है बच्चों, लास्ट क्लास में हमने टाइप्स तक पढ़ लिया था, आज का हम पढ़ेंगे सबसे पहले फॉर्मेशन। कंपनी का अगर आपको फॉर्मेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो बेटा कुछ रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट कि अगर आप कंपनी बना रहे हैं तो लॉफुल पर्पस के लिए बनाइए। अगर आप कंपनी बना रहे हैं तो बेटा सिर्फ किस पर्पस के लिए बनाएंगे? लॉफुल पर्पस के लिए। और 7 और मोर पर्सन चाहिए अगर आपको कंपनी बनाने के लिए। अगर आप पब्लिक कंपनी बना रहे हैं, पब्लिक कंपनी बना रहे हैं तो 7 या 7 से ज्यादा लोग चाहिए। और अगर प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए। तो पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7 लोग चाहिए मिनिमम, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए 2 लोग चाहिए और ओपीसी बनाने के लिए 1 पर्सन चाहिए। तो कितने हो गए बेटा? 3 हो गए बेटा। 7 या 7 से ज्यादा लोग हो गए बेटा अगर आपको पब्लिक कंपनी बनानी है। और अगर आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है 2 या 2 से ज्यादा लोग। अगर आपको ओपीसी बनानी है सिंगल पर्सन। कंपनी जो आप बनाएंगे, कंपनी फॉर्म्ड आइदर में बी आइदर, जो आप कंपनी बनाएंगे दैट में बी लिमिटेड बाय शेयर्स। या तो वो क्या हो सकती है? लिमिटेड बाय शेयर्स वाली है, लिमिटेड बाय गारंटी वाली है, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली। तो कंपनी आप जो भी बनाएंगे बेटा आइदर लिमिटेड बाय शेयर्स, या तो वो शेयर्स कैपिटल वाली होगी, या गारंटी वाली होगी, या अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी होगी। चलिए अब अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करना है तो ये प्रोसेस है बेटा इनकॉर्पोरेशन का, वो हम पढ़ेंगे। कंपनी बनाने के लिए बेटा एक फॉर्म फाइल करते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। उस फॉर्म को बोलते हैं स्पाइस प्लस। स्पाइस का मतलब होता है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, और इसका फॉर्मेट है INC 32। दोबारा बोल देता हूं बेटा, अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन करनी है तो बेटा एक एप्लीकेशन जाएगी इनकॉर्पोरेशन की। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए एप्लीकेशन जाएगी इनकॉर्पोरेशन की रजिस्ट्रार को, और बेटा फॉर्म क्या है? INC 32। और एप्लीकेशन जाएगी स्पाइस प्लस में। और एप्लीकेशन जो आप दोगे उसके साथ आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ई मेमोरेंडम, और ई मेमोरेंडम का फॉर्मेट है INC 33। और ई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसका फॉर्मेट है INC 34। तो एक तो जाएगा INC 32 इनकॉर्पोरेशन के लिए, प्लस साथ में जाएगा EMOA INC 33 में, जाएगा EAOA INC 34 में। तो INC 32 इनकॉर्पोरेशन फॉर्म स्पाइस प्लस, INC 33 MOA और INC 34 AOA, ये फाइल करना है। अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं जो सेक्शन 8 वाली है, सेक्शन 8 बोले तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो बेटा फॉर्म नंबर INC 13 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए फाइल होगा, और INC नंबर 31 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए। मतलब सेक्शन 8 जो कंपनी है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मेमोरेंडम और आर्टिकल का फॉर्मेट अलग हो जाता है। बाकी कंपनी में बेटा INC 32, 33, 34 है, और इधर सेक्शन 8 कंपनी में INC 32 प्लस INC 13 प्लस INC 31, ये फॉर्म जाएंगे। आगे देखिए, स्पाइस प्लस से आप डिन भी ऑब्टेन कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन अप टू 3 डायरेक्टर्स। स्पाइस प्लस फॉर्म से 3 डायरेक्टर्स के डिन बनवा सकते हैं। इवन स्पाइस प्लस से नेम रिजर्वेशन करवा सकते हैं। स्पाइस प्लस से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवा सकते हैं, एंड स्पाइस प्लस से अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं। और ये स्पाइस प्लस फाइल किया जाएगा, आपको फाइल करना आपको रजिस्ट्रार के पास,
उस रजिस्ट्रार के पास जिस रजिस्ट्रार के जुरिस्डिक्शन में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस आता है। तो स्पाइस प्लस से क्या क्या काम हो जाएंगे बेटा? स्पाइस प्लस से 3 डायरेक्टर्स के दिन बन जाएंगे, नेम रिजर्वेशन कंपनी का हो जाएगा, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, इवन डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट भी स्पाइस प्लस से हो जाएगी। प्रमोटर ऑफ द प्रपोज कंपनी शैल प्रपोज ओनली वन नेम इन स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस के बेटा 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए यूज करते हैं नेम रिजर्वेशन के लिए, पार्ट बी यूज करते हैं इनकॉर्पोरेशन के लिए। आपको याद करने की नीड नहीं है, जब आप एग्जीक्यूटिव में जाएंगे तब पढ़ेंगे। बस इतना याद करिएगा, इनकॉर्पोरेशन फॉर्म स्पाइस प्लस यूज करते हैं। जो सब्सक्राइबर्स जो कंपनी बना रहे हैं बेटा, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक में 7, और विटनेस शैल अफिक्स डिजिटल सिग्नेचर, उनको अपने क्या लगाने पड़ेंगे? डिजिटल सिग्नेचर लगाने पड़ेंगे, एमओए पर भी और एओए पर भी। जो भी सब्सक्राइबर्स हैं और जो विटनेस है बेटा, 2 लोग बेटा, एक सब्सक्राइबर्स और एक विटनेस, उनको क्या लगाने पड़ेंगे? डिजिटल सिग्नेचर लगाने पड़ेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर भी और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर भी। कंपनी यूजिंग द अबव फॉर्म एंड प्रोविजन में फर्निश रजिस्टर्ड ऑफिस बाय फाइलिंग स्पाइस प्लस अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड अबव। आप रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल्स भी फाइल करोगे बेटा। जब ये स्पाइस प्लस चला जाएगा रजिस्ट्रार के पास और रजिस्ट्रार को लगता है सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, तो रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा और उसका फॉर्मेट होगा INC 11 में। जब रजिस्ट्रार को लगता है सारी रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन पूरी हो गई है, जितनी भी रिक्वायरमेंट इनकॉर्पोरेशन की है, रजिस्ट्रेशन की पूरी हो गई है, तो रजिस्ट्रार आपको बेटा एक सर्टिफिकेट दे देगा फॉर्म नंबर 11 में, और आपकी कंपनी क्या हो जाएगी? रजिस्टर्ड हो जाएगी। जब आप इनकॉर्पोरेशन फॉर्म फाइल करोगे स्पाइस प्लस, तो साथ में एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी। वो डिक्लेरेशन प्रोफेशनल देगा, कोई एडवोकेट, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट या कोई CS इन प्रैक्टिस, जो भी कंपनी को फॉर्म कर रहा है, हु इज एंगेज इन फॉर्मेशन एंड बाय ए पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल्स एज फर्स्ट डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ कंपनी। तो बेटा जो लोग कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, जो लोग कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? डिक्लेरेशन देंगे। मतलब वो प्रोफेशनल क्या करेंगे? डिक्लेरेशन देंगे। वो प्रोफेशनल एडवोकेट भी हो सकता है, चार्टर्ड भी हो सकता है, CS भी हो सकता है, जो कंपनी की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। और साथ में डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी भी डिक्लेरेशन देंगे दैट ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट एंड रूल्स मेड इन देयर ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड मैटर प्रेसिडेंट और इंसिडेंटल देयर टू हैव बीन कंप्लाइड विद। और डिक्लेरेशन में बोलेंगे जितनी भी रिक्वायरमेंट इन कॉर्पोरेशन वाली है वो क्या हो चुकी है? कंप्लाइड हो चुकी है। इसके अलावा ये तो जाएगा डिक्लेरेशन। इसके अलावा जो डायरेक्टर लोग कंपनी के हैं वो भी एक डिक्लेरेशन देंगे। अब बेटा इस वर्ड को डिक्लेरेशन की जगह बोला जाता है एफिडेविट। जो कंपनी के प्रोफेशनल कंपनी बना रहे हैं वो भी एफिडेविट देते हैं। इवन जो कंपनी में डायरेक्टर है वो भी क्या देता है? एफिडेविट देता है कि आई एम नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विद प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी, कि मैंने कोई भी ऑफेंस नहीं करा जो रिलेट करता है कंपनी की प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट से, और दैट ही हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड। मैंने कोई गिल्टी नहीं हुआ फ्रॉड में भी, मिसफीजेंस में और ब्रीच ऑफ ड्यूटी में, अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ प्रीसीडिंग 5 ईयर। पिछले 5 साल में मैंने कोई भी क्या नहीं करा? ब्रीच नहीं करा, कोई फ्रॉड नहीं करा। एंड दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद रजिस्ट्रार कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट इज करेक्ट। और जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने दिए रजिस्ट्रार को सब करेक्ट है और सब कंप्लीट है, एंड ट्रू एंड बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बेस्ट ऑफ बिलीव्स है। अब बेटा जितने भी आपने ये ऊपर फॉर्म पढ़े थे, INC 32 स्पाइस प्लस, INC 33 MOA, INC 34 AOA, इसके साथ एक और फॉर्म जाता है जिसको बोलते हैं एजाइल प्रो एस, वो जाता है INC 35 में। और एजाइल प्रो एस से बेटा आपके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे GST का भी, EPFO प्रोविडेंट फंड का, ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का, प्रोफेशन टैक्स रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट ओपनिंग और शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। ये सारी रिक्वायरमेंट उससे पूरी हो जाएंगी आपकी। तो कौन कौन से फॉर्म जाएंगे बेटा इन कॉर्पोरेशन के टाइम पर? एक तो गया INC 32, ये INC 32 स्पाइस प्लस हो गया बेटा। INC 32 इन कॉर्पोरेशन के लिए स्पाइस प्लस हो गया। INC 33 MOA हो गया, INC 34 AOA हो गया। ठीक है जी। इसके अलावा INC 35 में क्या जाएगा?
डिक्लेरेशन। क्या जाएगी बेटा? सॉरी, अजाइल प्रो जाएगी बेटा। INC 35 में अजाइल प्रो है। ये जो बेटा प्रोफेशनल का डिक्लेरेशन पढ़ते हो, ये INC 9 में होती है। बस ये फॉर्म जाते हैं रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाइड है, सारी रिक्वायरमेंट पूरी है, तो रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है INC 11 में। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जाएगी, जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल्स दो, नाम सरनेम दो, फैमिली नेम दो, रेजिडेंशियल एड्रेस दो, नेशनैलिटी दो सब सब्सक्राइबर्स के, साथ में आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ दो। इसके अलावा जो भी पर्सन नेम्ड है इन द आर्टिकल एज फर्स्ट डायरेक्टर, जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर है, उनका नाम, उनका सरनेम, उनका फैमिली नेम, डिन नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ये भी दो। इसके अलावा पर्टिकुलर्स, मतलब आपका जो डायरेक्टर है, फर्स्ट डायरेक्टर, वो किस किस कंपनी में, किस किस बॉडी कॉर्पोरेट में और इंटरेस्टेड है, उसकी डिटेल्स। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास जाएगी। सारी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास चलेगी। रजिस्ट्रार इसके बेस पर आपको क्या दे देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रार ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन फाइल्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन आपने रजिस्ट्रार को दी है, रजिस्ट्रार उन सारे डॉक्यूमेंट को क्या करेगा? रजिस्टर करेगा। रजिस्टर करने के बाद आपको इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सारे डॉक्यूमेंट जो आपने रजिस्ट्रार को दिए, रजिस्ट्रार उसको रिकॉर्ड कर लेगा और आपको क्या देगा? INC 11 में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आगे बोला गया ऑन एंड फ्रॉम डेट मेंशन इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन आपको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रार शैल अलॉट टू कंपनी एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। रजिस्ट्रार आपको क्या देगी? एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर भी दे देगी, जिसको हम सिन नंबर बोलते हैं। और सिन नंबर क्या है? डिस्टिंक्ट एंटिटी है एंड विच शैल बी इंक्लूडेड इन सर्टिफिकेट। ये सिन नंबर एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, ये कहां इंक्लूड होगा? कंपनी के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में इंक्लूड होगा। इसके अलावा जो भी कंपनी को डॉक्यूमेंट आपने दिए, कंपनी उसे मेंटेन करेगी, प्रिजर्व करेगी रजिस्टर्ड ऑफिस तक, रजिस्टर्ड ऑफिस पर टिल इट्स डिसोल्यूशन, जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाती। जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाती, तो कंपनी सारी इंफॉर्मेशन क्या करेगी? मेंटेन करेगी, प्रिजर्व करेगी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर। और कोई भी पर्सन इंफॉर्मेशन फॉल्स दे रहा है, इनकरेक्ट दे रहा है, या सप्रेस छुपा रहा है इंफॉर्मेशन of which he is aware in any of document filed with the registrar, he shall be liable for action for punishment for fraud under section 447। तो बेटा आपके ऊपर बेटा 447 सेक्शन जो है, 447 सेक्शन मतलब फ्रॉड सेक्शन की पनिशमेंट आएगी। 447 सेक्शन कौन सा? फ्रॉड, उसकी पनिशमेंट आएगी। तो अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है? फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है, या फिर इंफॉर्मेशन सप्रेस छुपा रहा है, तो बेटा आपके ऊपर 447 सेक्शन फ्रॉड सेक्शन की पनिशमेंट आएगी। ये पूरा का पूरा प्रोसेस बेटा क्या हो गया? इनकॉर्पोरेशन का हो गया। याद क्या करना है? इनकॉर्पोरेशन फॉर्म स्पाइस प्लस है, फॉर्मेट INC 22 है, MOA का INC 33 है, AOA का INC 33 MOA का था, AOA का INC 34 है। जितने बेटा फॉर्म होंगे MOA AOA, उन सब पे डिजिटल सिग्नेचर लगेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो रजिस्ट्रार देगा वो INC 11 में होगा। साथ में डिक्लेरेशन जो प्रोफेशनल देंगे वो INC 9 में जाएगी, और अजाइल प्रो S जाएगा साथ में INC 35 में। जितने भी डॉक्यूमेंट आप रजिस्ट्रार को दोगे, रजिस्ट्रार उन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर लेगा और आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। सब सेक्शन 3 कहता है जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिए, रजिस्ट्रार ने आपको उसके बेस पर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया, उसमें एक नंबर भी आपको देगा जिसका नाम है सिन नंबर। सब सेक्शन 4 कहता है कंपनी वो सारे डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करेगी जो कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर दिए थे, और कंपनी प्रिजर्व करेगी सारे डॉक्यूमेंट कब तक? ये कंपनी मेंटेन करेगी, प्रिजर्व करेगी रजिस्टर्ड ऑफिस पर, और कंपनी को इसके अलावा क्या करना है? डिसोल्यूशन तक ये मेंटेन करना है। और अगर कंपनी को फॉल्स इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देती है या कोई इंफॉर्मेशन सप्रेस छुपाती है, तो सेक्शन 7 में 447 में फ्रॉड की पनिशमेंट आ जाएगी। ओवर बेटा। शेयर कैपिटल आप सबको पता बेटा, वो कैपिटल जो अगेंस्ट शेयर इशू करी गई है। कैपिटल अलग अलग तरह की होती है, पहली नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, दूसरी इशूड कैपिटल, तीसरी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फोर्थ कॉल्ड अप कैपिटल, पांचवी पेड अप कैपिटल। नॉमिनल कैपिटल वो कैपिटल जितना पैसा हम ऑथराइज है मार्केट से रेस करने के लिए।
इशूड कैपिटल वो जो इशू करी गई है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो जो परचेज करी गई है पब्लिक द्वारा, कॉल्ड अप कैपिटल जो पैसा मंगवाएगा, और पेड अप कैपिटल जो पे करा है शेयर होल्डर ने। शेयर्स दो तरह के होते हैं बेटा, पहला इक्विटी शेयर्स, दूसरा प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर बेटा वो शेयर है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। इक्विटी शेयर की डेफिनेशन नहीं दी गई, प्रेफरेंस शेयर की डेफिनेशन दी गई है। प्रेफरेंस शेयर क्या है बेटा? प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है जिसको दो प्रायोरिटी मिलती है, दो प्रेफरेंस मिलती है। पहला, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड की पेमेंट पहले मिलती है। दूसरा, वाइंडिंग अप में रीपेमेंट भी पहले होती है। जब वाइंडिंग अप कंपनी का होता है तो रीपेमेंट की जाती है, वो रीपेमेंट पहले प्रेफरेंस वालों की होती है। और जब कंपनी गोइंग कंसर्न में चल रही है तो डिविडेंड की पेमेंट भी पहले क्या होती है? प्रेफरेंस वालों को होती है। तो बेटा दो चीज याद रखना बेटा, पहला क्या है, जिन शेयर होल्डर को डिविडेंड की पेमेंट पहले होती है और जिन शेयर होल्डर को वाइंडिंग अप में रीपेमेंट पहले होती है, बेटा उन शेयर होल्डर को हम क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स। और जो शेयर जिनको प्रेफरेंस नहीं मिलती वो इक्विटी शेयर्स होते हैं, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर कौन से, इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं? जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। इक्विटी शेयर वो है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। प्रेफरेंस शेयर वो है जिसको दो प्रायोरिटी मिली। तो जिन शेयर्स को दो प्रायोरिटी नहीं मिली वो क्या हो गए? प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स। और जिनको दो प्रायोरिटी मिली वो क्या हो गए? प्रेफरेंस शेयर्स। याद रहेगा बच्चों? तो अगर मैं पूछूं प्रेफरेंस शेयर का, तो आप बोलोगे प्रेफरेंस शेयर वो है जिसको दो प्रायोरिटी मिलती है। पहला, डिविडेंड पहले इन्हें मिलेगा, दूसरा वाइंडिंग अप में रीपेमेंट भी पहले इनकी होगी। ये दो प्रेफरेंस जिसको मिल रही है वो प्रेफरेंस शेयर्स है, और जो दो प्रेफरेंस नहीं ले रहा वो इक्विटी शेयर्स है। बेटा क्लियर है? बोलो यहां तक। हाँ जी बच्चों जल्दी बोलो, क्लियर है? आगे बढ़ूं? यस सर। तो मैंने क्या बता दिया? कैपिटल भी बता दी, 5 तरह की होती है, रजिस्टर्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप कैपिटल। और शेयर्स भी दो तरह के हैं बेटा, इक्विटी और प्रेफरेंस। अब हम बात करेंगे किसकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो कंपनी बेटा कौन सी पर्सन है? कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मैनेज बाय ह्यूमन बींग्स। कंपनी को मैनेज कौन करते हैं? ह्यूमन बींग्स। पीपल हु रन इट आर कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो उसको चलाते हैं कंपनी को वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। डायरेक्टर्स एक्टिंग कलेक्टिवली आर नोन एज बोर्ड। जो बेटा डायरेक्टर्स कलेक्टिवली काम करते हैं उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। डायरेक्टर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स लोग वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा रोल प्ले करते हैं कंपनी की फंक्शनिंग में। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस। और डायरेक्टर क्या होते हैं? कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 10 में बताया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बेटा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहां डिफाइंड है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 10 में। क्या बोला गया? मींस कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। जब सारे डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली एक साथ बोला जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और वो डिफाइंड का है सेक्शन 2 क्लॉज 10 में। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब एक ऐसी बॉडी जो कंपनी को क्या कर रही है? डायरेक्शन दे रही है, कंट्रोल कर रही है, कंपनी के अफेयर्स को सुपरवाइज कर रही है। आगे बोला गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर कंपनी के सिर्फ इंडिविजुअल होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कोई भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेटा इंडिविजुअली होंगे। हर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंडिविजुअल होंगे। इसका मतलब यह है कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी फर्म डायरेक्टर नहीं बनेगी। डायरेक्टर सिर्फ कौन बनेंगे बेटा? डायरेक्टर सिर्फ इंडिविजुअल बनेंगे। तो कोई बॉडी कॉर्पोरेट, कोई फर्म, कोई एसोसिएशन ये क्या नहीं बन सकती? ये बेटा डायरेक्टर नहीं बन सकती। डायरेक्टर सिर्फ कौन बनेगा? इंडिविजुअल। सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? एवरी कंपनी शैल हैव मिनिमम नंबर ऑफ 3 डायरेक्टर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर चाहिए। 2 डायरेक्टर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। 2 डायरेक्टर चाहिए प्राइवेट कंपनी में। 1 डायरेक्टर चाहिए ओपीसी में। तो प्राइवेट में कितने चाहिए? 3 डायरेक्टर्स। सॉरी, पब्लिक में चाहिए 3 डायरेक्टर, प्राइवेट में चाहिए 2 डायरेक्टर और ओपीसी में चाहिए 1 डायरेक्टर। ये मिनिमम की बात है बेटा। कंपनी कैन अपॉइंट मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। ये मैक्सिमम कितने अपॉइंट कर सकते हैं? 15। यहां से भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन सकता है। मिनिमम डायरेक्टर प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3, ओपीसी में 1। ये मिनिमम है, मैक्सिमम 15। तीनों ही कंपनी के लिए मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? 15। अब अगर कंपनी चाहे तो 15 से ज्यादा भी अपॉइंट कर सकती है। कंपनी में अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स। कंपनी 15 से ज्यादा अपॉइंट कर सकती है आफ्टर पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग।
कंपनी को जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब शेयर होल्डर की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा 75% वोटिंग से। हाँ जी, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर से 75% शेयर होल्डर की वोटिंग से रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। आगे बात समझ। तो मिनिमम कंपनी में 2 चाहिए, प्राइवेट कंपनी में पब्लिक में 3 चाहिए, ओपीसी में 1 चाहिए, मैक्सिमम 15 चाहिए, और 15 से ऊपर अपॉइंट करने तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन 75% शेयर होल्डर की वोटिंग से पास होगा। सर, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर वाली कहानी अप्लाई नहीं होती अगर कंपनी कौन सी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके ऊपर 15 वाली लिमिट भी अप्लाई नहीं होती। आगे सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 ये कहता है हर एक कंपनी, एवरी कंपनी shall have at least one director who has stayed in India for a total period of not less than 182 days in previous calendar year। हर कंपनी में एक रेजिडेंट डायरेक्टर भी होना चाहिए बेटा। हर कंपनी में एक रेजिडेंट डायरेक्टर भी होना चाहिए। रेजिडेंट डायरेक्टर कौन होता है, कह रहा है वो डायरेक्टर जिसका स्टे इंडिया में 182 दिन का है, 182 डेज का है प्रीवियस कैलेंडर ईयर में। दोबारा बोल रहा हूं, हर कंपनी, एवरी कंपनी, हर कंपनी का बेटा स्टे इंडिया में कितना होना चाहिए, मतलब हर कंपनी के एक डायरेक्टर क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट का मतलब पिछले कैलेंडर ईयर में उसका इंडिया में स्टे 182 डेज का मिनिमम होना चाहिए। इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो एवरी कंपनी बेटा, चाहे वेदर इट इज ए पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी में एक डायरेक्टर रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट का मतलब पिछले कैलेंडर ईयर में उसका स्टे कितना होना चाहिए, 182 डेज। और कुछ क्लास ऑफ कंपनीज ऐसी है जिनमें एक वुमेन डायरेक्टर भी चाहिए। सबके लिए नहीं बोला गया बेटा, आपके सिलेबस में नहीं है बेटा। लिस्टेड कंपनी को चाहिए होता है और एक कुछ 2 तरह की अनलिस्टेड कंपनी को चाहिए होता है, उनको वुमेन डायरेक्टर भी चाहिए। आपके सिलेबस में बस इतनी सी बात बोलिए, कुछ क्लास ऑफ कंपनी को क्या चाहिए, वुमेन डायरेक्टर। तो आप ऐसे याद रखोगे बेटा, रेजिडेंट डायरेक्टर सबको चाहिए, हर कंपनी में एक डायरेक्टर रेजिडेंट होना चाहिए, बट वुमेन डायरेक्टर जब बात आती है तो बोला कुछ क्लास ऑफ कंपनीज को क्या चाहिए, वुमेन डायरेक्टर चाहिए। ओवर बेटा। तो यहां से क्या क्या बात समझ आई। सेक्शन 2 क्लॉज 10 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब बोला गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। फिर बोला गया डायरेक्टर्स कौन होंगे, तो बेटा बोला गया इंडिविजुअल्स होंगे। फिर बोला गया कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी फॉर्म डायरेक्टर नहीं बनेगी। प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर होने चाहिए, पब्लिक में 3 होने चाहिए, ओपीसी में 1 होना चाहिए, मैक्सिमम 15 होने चाहिए। 15 से ऊपर जाना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। 15 से ऊपर वाली मैक्सिमम वाली लिमिट वहां अप्लाई नहीं होती अगर आपकी कंपनी कौन सी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, हर कंपनी में एक रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। हर कंपनी में क्या होना चाहिए, एक रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। रेजिडेंट डायरेक्टर का मतलब जिसका स्टे इंडिया में कितना हो, प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर में 182 डेज का हो। और कुछ कंपनीज को क्या चाहिए, एक वुमेन डायरेक्टर भी चाहिए। अब डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की बात आती है बेटा। सेक्शन 152 कहता है कंपनीज एक्ट का, फर्स्ट डायरेक्टर की बात बोल रहा है, वेयर देयर इज नो प्रोविजन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। अगर मान लीजिए फर्स्ट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के प्रोविजन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए तो वही फर्स्ट डायरेक्टर है। अगर ऐसे कोई प्रोविजन नहीं दिए, देन सब्सक्राइबर्स होंगे मेमोरेंडम के, हु आर इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल है, शैल बी डीम्ड टू बी फर्स्ट डायरेक्टर। उन्हें ही क्या माना जाएगा, फर्स्ट डायरेक्टर माना जाएगा, अंटिल डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड बाय मेंबर्स। दोबारा बोल रहा हूं, यूजुअली फर्स्ट डायरेक्टर का नाम कहां होगा, आर्टिकल्स में। अगर कोई आर्टिकल में प्रोविजन नहीं दे रखा, देन जो फर्स्ट डायरेक्टर बेटा वो कौन होंगे, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। जो इंडिविजुअल है वही क्या माने जाएंगे, फर्स्ट डायरेक्टर्स। यूजुअली फर्स्ट डायरेक्टर का नाम कहां होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। नहीं है तो जो कंपनी के सब्सक्राइबर्स है बेटा, जो उसमें से इंडिविजुअल है वही फर्स्ट डायरेक्टर्स माने जाएंगे। पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर। एक पर्सन तब तक डायरेक्टर नहीं बन सकता अनलेस ही हैज बीन अलॉटेड डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जब तक उसके पास क्या ना हो, डिन ना हो। डायरेक्टर बनना है तो पहले आपके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। एवरी पर्सन प्रपोजेस टू बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर शैल फर्निश डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और एज में बी प्रिस्क्राइब्ड एंड डिक्लेरेशन दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बिकम ए डायरेक्टर। अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो डिन नंबर अपना कंपनी को बताओ जहां पर अपॉइंटमेंट ले रहे हो, और इवन कंपनी को डिक्लेयर भी करो दैट यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड, कि आप अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्वालिफाइड नहीं हो।
तो 3 बातें याद रखना बेटा। पहला तो आपके पास डिन होना चाहिए। दूसरी, आपको डिन क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा जिस कंपनी में अपॉइंटमेंट ले रहे हो। तीसरा, आपको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा कि आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हो। आप क्या नहीं हो, नो डिस्क्वालिफिकेशन, कि आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हो। 3 बातें याद रखना बेटा। कभी भी डायरेक्टर बनना है तो पहले आपके पास डिन नंबर होना चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब किसी कंपनी में डायरेक्टर्स के तौर पर अपॉइंटमेंट लेंगे तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कम्युनिकेट करेंगे कंपनी को। और तीसरा, कंपनी को यह भी डिक्लेयर करेंगे भैया मैं क्या नहीं हूं, डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं। ए पर्सन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर शैल नॉट एक्ट एज ए डायरेक्टर। कोई भी पर्सन जो डायरेक्टर है वो काम नहीं करेगा अनलेस ही गिव्स हिज कंसेंट टू होल्ड द ऑफिस एज ए डायरेक्टर। फोर्थ, जब भी अपॉइंटमेंट लो तो प्रायर कंसेंट दो अपनी कंपनी को कि मैं डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूं, और फिर कंसेंट कंपनी रजिस्ट्रार को फाइल करेगी अपॉइंटमेंट के विद इन 30 डेज में। तो जब भी कंपनी किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करती है, डायरेक्टर अपनी कंसेंट देता है कि मैं डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूं ये मेरी क्या है, राइटिंग में कंसेंट। और कंसेंट फिर कंपनी रजिस्ट्रार को फाइल करते विद इन 30 डेज में। 2 बात याद रखना। पहला, डायरेक्टर जब अपॉइंट होगा तो अपॉइंटमेंट से पहले अपनी कंसेंट फाइल करेगा रजिस्ट्रार को, और कंसेंट रजिस्ट्रार को, कंसेंट कंपनी को फाइल करेगा, और कंपनी जो है बेटा कंसेंट फिर रजिस्ट्रार को फाइल करेगी अपॉइंटमेंट के विद इन 30 डेज में। अब थोड़ी सी नई बात आती है बेटा, सुनना ध्यान से। अब कह रहा है जी जो कंपनी होगी बेटा, सुनो ध्यान से। अब जो कंपनी है बेटा उसमें पब्लिक कंपनी के लिए बता रहा हूं, सिर्फ प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं बता रहा। अब जो बताऊंगा, कह रहा कंपनी में 2 तरह के डायरेक्टर होने चाहिए, रोटेशनल, नॉन रोटेशनल। कुछ डायरेक्टर रोटेशनल होने चाहिए जो रिटायर होंगे आगे जाकर, कुछ नॉन रोटेशनल जो कभी रिटायर नहीं होंगे। तो अब मैं आपको बेटा मैं कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं, कितने रोटेशनल चाहिए, कितने नॉन रोटेशनल चाहिए। तो कह रहा अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड्स फॉर रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर, जब तक आर्टिकल में 100% डायरेक्टर रिटायरिंग की बात नहीं बोली गई। नोट लेस देन 2/3 ऑफ डायरेक्टर, मतलब नोट लेस देन का मतलब क्या होता है, मिनिमम 2/3। नोट लेस देन का मतलब क्या होता है, मिनिमम 2/3 जो होंगे बेटा पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर शैल बी पर्सन whose period of office is liable to be determination by retirement by rotation। मतलब कंपनी के टोटल डायरेक्टर में से 2/3 डायरेक्टर क्या होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जो रिटायर होंगे बाय रोटेशन। जो कैसे रिटायर होंगे, रोटेशन से। और बाकी जो है बेटा वो नॉन रोटेशनल होंगे। जो रोटेशनल वाले होंगे उनकी अपॉइंटमेंट भी जनरल मीटिंग होगी, जो नॉन रोटेशनल होंगे उनकी अपॉइंटमेंट भी जनरल मीटिंग होगी। तो इतना याद रखना, जो भी टोटल डायरेक्टर है उसका 2/3 हमारे पास क्या होगा, रोटेशनल डायरेक्टर होगा बेटा। अब जो रिमेनिंग डायरेक्टर है जो बचे हुए नॉन रोटेशनल, कह रहा जी शैल इन द डिफॉल्ट एंड सब्जेक्ट टू रेगुलेशन इन आर्टिकल्स ऑल्सो टू बी अपॉइंटेड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग। जो नॉन रोटेशनल है उनको भी कहां अपॉइंट करेंगे, जनरल मीटिंग में ही। अब जैसी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग आएगी पब्लिक कंपनी की, held next after the date of general meeting at which the first directors are appointed in accordance with clause A and B and every subsequent annual general meeting। करा हर एनुअल जनरल मीटिंग में, उसके बाद हर एनुअल जनरल मीटिंग में 1/3 ऑफ डायरेक्टर whose office are liable to retire by rotation। मतलब जो रोटेशनल डायरेक्टर थे उसका 1/3 जो होगा बेटा, 1/3 शैल रिटायर फ्रॉम ऑफिस, 1/3 रिटायर हो जाएगा। तो टोटल डायरेक्टर का 2/3 क्या था हमारा, टोटल डायरेक्टर का 2/3 हमारा रोटेशनल था। इस रोटेशनल का बेटा क्या होगा, 1/3 रिटायर हो जाएगा हर एनुअल जनरल मीटिंग में। तो टोटल डायरेक्टर का 2/3 हमारा क्या होगा, रोटेशनल डायरेक्टर होगा, और उस रोटेशनल डायरेक्टर का 1/3 हमारा क्या होगा, हर मीटिंग में रिटायर हो जाएगा। आगे बात समझ, दोबारा बोल रहा हूं, टोटल डायरेक्टर का 2/3 हमारा क्या होगा, रोटेशनल होगा, और उसका 1/3 क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। Directors to retire by rotation at every general meeting shall be those who have been longest in the office। अब रोटेशनल डायरेक्टर टोटल 2/3 है, उसमें से रिटायर कौन से होंगे, 1/3। कह रहे हु हैव बीन लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस, जो पुराने हैं सिंस देयर लास्ट अपॉइंटमेंट। बट एज बिटवीन पर्सन हु बिकम्स डायरेक्टर ऑन सेम डे, अगर मान लीजिए डायरेक्टर सेम डे बने तो कैसे निकालेंगे। तो कह रहा है हु आर टू रिटायर शैल इन डिफॉल्ट एंड सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट अमंग बिटवीन देमसेल्फ बी डिटरमाइंड बाय लॉट। तो बेटा लॉट बना देंगे, लॉट के अकॉर्डिंगली निकालेंगे। जो पहले वाले लॉट अपॉइंटमेंट है उनकी अपॉइंटमेंट पहले थी तो उनका रिटायरमेंट भी पहले होगा। जिन लॉट की अपॉइंटमेंट बाद में, उनका
रिटायरमेंट भी बाद में होगा। अब जितने डायरेक्टर बेटा मीटिंग में क्या हो गए, रिटायर हो गए, उसी एनुअल जनरल मीटिंग जिसमें डायरेक्टर रिटायर हुए, कंपनी में फिल अप द वैकेंसी बाय अपॉइंटिंग रिटायरिंग डायरेक्टर और सम अदर पर्सन देयर टू। जितने डायरेक्टर कंपनी ने क्या किए थे, शेयर होल्डर ने जनरल मीटिंग में रिटायर किए थे, कंपनी उतने ही डायरेक्टर या तो क्या कर लेगी, जिनको रिटायर करा रीअपॉइंट कर लेगी, या उनकी जगह पर नए अपॉइंट हो जाएंगे। मतलब अब रिटायरिंग वालों को एज इट इज रीअपॉइंट कर लो या फिर उनकी जगह पर नए अपॉइंट कर लो, आपकी चॉइस है बेटा। आगे, द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी मे कॉन्फर ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन अदर देन पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग एज एडिशनल डायरेक्टर एट एनी टाइम, हु शैल होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और लास्ट डे ऑन विच AGM शुड हैव बीन हेल्ड विच एवर इज अर्लियर। ये ऊपर वाली कहानी खत्म हो गई, अब एक नई टॉपिक आ गया बेटा एडिशनल डायरेक्टर का। जब कंपनी में काम बढ़ जाता है बेटा, तो जो पुराने डायरेक्टर्स हैं वो चाहते हैं कुछ और एडिशन में डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए जाएं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने की। यूजुअली डायरेक्टर शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, बट एडिशनल डायरेक्टर कौन अपॉइंट कर रहा है, BOD। और ये डायरेक्टर जो अपॉइंट होगा वो याद रखना बेटा नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक डायरेक्टर रहेगा। आपने जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करा, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक रहेगा। और अगर उस साल मान लीजिए एनुअल जनरल मीटिंग हुई नहीं, तो कह रहा लास्ट डे ऑन विच AGM शुड हैव बीन हेल्ड, वो लास्ट दिन जिस दिन AGM होनी चाहिए थी, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी क्या आएगी, पहले वाली डेट आएगी, उस दिन रिटायरमेंट हो जाए, उस दिन एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर खत्म हो जाएगा। तो एडिशनल डायरेक्टर का सुनो ध्यान से, एडिशनल डायरेक्टर जो है बेटा, पहली बात तो अपॉइंट करेगा BOD। एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कौन करेगा, BOD अपॉइंट करेगा। दूसरी बात, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट होने के बाद कब तक रहेगा, नेक्स्ट AGM तक रहेगा, या फिर लास्ट डे जिस दिन AGM होनी चाहिए थी, दोनों में से जो भी डेट क्या आएगी, अर्लियर, उस डेट तक कौन रहेगा, एडिशनल डायरेक्टर। Companies Act empowers the board, if so authorized by article or by resolution passed by company in general meeting, to appoint a director to act in the absence of original director during the absence for a period not less than 3 months from India। अब एक और डायरेक्टर आ रहा है बेटा जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी BOD अपॉइंट करता है अगर कोई इंडिया से 3 महीने से ज्यादा के लिए इंडिया से बाहर चला गया डायरेक्टर। कोई डायरेक्टर अगर इंडिया से बाहर चला गया 3 महीने से ज्यादा के लिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसकी जगह पर क्या ले आते हैं, ऑल्टरनेट डायरेक्टर ले आते हैं। और ऑल्टरनेट डायरेक्टर उतने ही दिन काम करता है जितने दिन ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया से बाहर है। जिस दिन वापस लौट कर आ जाएगा, ऑल्टरनेट डायरेक्टर का ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। तो 2 तरह के डायरेक्टर बेटा आपने पढ़ लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, पहला एडिशनल डायरेक्टर, दूसरा ऑल्टरनेट। एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड अपॉइंट करता है, जब काम बढ़ जाता है तो एडिशनल डायरेक्टर लेकर आते हैं, वो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक डायरेक्टर रहता है। और अगर नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुई तो जिस दिन लास्ट होनी चाहिए थी, दोनों में से अर्लियर जो भी डेट आएगी वहां तक रहेगा एडिशनल डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करा जाता है जब ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया से एब्सेंट हो जाता है मोर देन 3 मंथ्स के लिए, तो उसकी जगह पर एक नया डायरेक्टर लाते हैं, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर। बात समझ आ गई? अभी बेटा अपॉइंटमेंट की बात थी, अब हम पढ़ेंगे रिमूवल। क्या डायरेक्टर रिमूव भी हो सकता है? यस। तो कंपनी में बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ये बेटा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, याद रखना है इसको, क्वेश्चन पूछेगा। शेयर होल्डर रिमूवल कैसे होगा? तो बेटा शेयर होल्डर को रिमूव करेंगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब शेयर होल्डर से वोट करवाया जाएगा। अगर शेयर होल्डर 50% से ज्यादा वोट फेवर में डाल देते हैं तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। अगर कितने परसेंट शेयर? अगर शेयर होल्डर 50% से ज्यादा फेवर में वोटिंग डाल देते हैं तो कौन सा रेजोल्यूशन पास हो जाएगा? ऑर्डिनरी वाला। तो कंपनी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके रिमूव कर सकती है डायरेक्टर को, बट वो डायरेक्टर रिमूव नहीं कर सकती जो NCLT ने अपॉइंट किया था। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ ऑफिस आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। और रिमूव करने से पहले क्या करेंगे बेटा? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। तो याद रखना बच्चों, अगर कंपनी को डायरेक्टर रिमूव करना है तो कंपनी को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अच्छा, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है बेटा, अगर वो पहली बार अपॉइंट हुआ था उसको रिमूव करना है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से रिमूव होगा। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो सेकंड टाइम अपॉइंट हुआ था, जो सेकंड टर्म में चल रहा है,
उसकी अपॉइंटमेंट भी स्पेशल रेजोल्यूशन से होती है, तो रिमूवर भी स्पेशल रेजोल्यूशन से 75% वोटिंग से होगा। याद रखना, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से होती है, तो रिमूवल भी कैसे हो रहा है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से। बट अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेकंड टर्म के लिए अपॉइंट हुआ था, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, तो रिमूवल के लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन आएगा। देखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रीअपॉइंटेड फॉर सेकंड टर्म, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहली टर्म के लिए अपॉइंट हुआ था तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं रिमूवल के लिए। बट अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेकंड टर्म के लिए अपॉइंट हुआ था, उसको भी रिमूव करेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो बेटा, डायरेक्टर रिमूव करने के लिए रेजोल्यूशन पास करना है ऑर्डिनरी, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो सेकंड टाइम अपॉइंट हुआ था उसको रिमूव करना है तो पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। और जब भी डायरेक्टर रिमूव करना है तो कंपनी के डायरेक्टर नहीं, शेयर होल्डर लोग कंपनी को नोटिस देंगे कि हम एक डायरेक्टर को रिमूव करना चाहते हैं और उसकी जगह नया अपॉइंट करना चाहते हैं। तो शेयर होल्डर लोग कंपनी को क्या करेंगे? स्पेशल नोटिस देंगे इस चीज का। शेयर होल्डर लोग कंपनी को इस चीज का स्पेशल नोटिस देंगे कि हम चाहते हैं कि ये फलाने डायरेक्टर की जगह पर नया डायरेक्टर अपॉइंट हो, इसको रिमूव करना चाहते हैं, इसकी जगह पर नया अपॉइंट करना चाहते हैं। अब डायरेक्टर जो रिमूव हुआ है उसकी जगह वैकेंसी जो आई है, खाली होगी पोस्ट, तो वैकेंसी जो रिमूवल की वजह से आई है, इफ ही हैड बीन अपॉइंटेड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग और बाय बोर्ड बी फिल्ड बाय अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर डायरेक्टर इन हिज प्लेस एट द मीटिंग इन विच ही इज रिमूव्ड। जिस मीटिंग में डायरेक्टर रिमूव है उसी मीटिंग में हम नया अपॉइंट भी करेंगे। जिस मीटिंग में डायरेक्टर रिमूव है उसी मीटिंग में हम क्या करेंगे? नया रिमूव भी करेंगे। और जो नया अपॉइंट होगा डायरेक्टर से अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस टिल द डेट up to which his predecessor would have hold office if he had not been removed। अब जो उसकी जगह पर नया आएगा उसको कितना समय मिलेगा? जो उसकी जगह पर नया है उसको उतना टाइम मिलेगा जितना पुराने वाले का बचा हुआ था। अगर एक डायरेक्टर को रिमूव ना करा जाता तो उसका जितना टेन्योर बचा है उतना किसको मिल जाएगा? जो उसकी जगह पर नया अपॉइंट हुआ है। ये लास्ट पॉइंट दोबारा बता रहा हूं बेटा, सुनना ध्यान से। अगर डायरेक्टर रिमूव हुआ, रिमूव होने के बाद नया अपॉइंट हुआ, तो जो नया अपॉइंट है उसको उतना ही टाइम मिलेगा जो पहले वाला रिमूवल हुआ था उसका जो बचा हुआ टेन्योर था। बस ये रिमूवल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बताइए आपको डाउट है यहां पर? डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर रिमूवल दोनों पढ़ ली। बच्चों को डाउट है? बताओ, क्लियर है तो बताओ। सर एक बार रिमूवल वाला दोबारा बता दो। बिल्कुल, सुनो रिमूवल वाला। डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं, मतलब मोर देन 50% वोट से वोटिंग करवाते हैं बेटा। अगर शेयर होल्डर ने मोर देन 50% वोटिंग कर दी तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया, आप रिमूव कर सकते हो। बट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो सेकंड बार अपॉइंट हुआ था उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए फिर हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं करते, उसके लिए हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन कैसे पास होता है? 75% वोटिंग पर पास होता है। और जब भी डायरेक्टर रिमूव करना है तो शेयर होल्डर को स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा कि हम डायरेक्टर को रिमूव करना चाहते हैं। अब जो डायरेक्टर रिमूव हुआ इसकी जगह पर जो वैकेंसी आती है वो उसी मीटिंग में फिल करिए जिस मीटिंग में वैकेंसी अराइज हुई है। और लास्ट जो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है उसकी बस जगह पर नया जो आ रहा है उस नए वाले को उतना ही टाइम मिलेगा जितना जो रिमूव हुआ उसका बचा हुआ था। बताओ, क्लियर है? यस सर। यस सर। कोई डाउट अब किसी बच्चे का रिमूवल और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड? या आगे बढ़ू? अपॉइंटमेंट भी खत्म, रिमूवल भी खत्म। अब क्या गया बेटा? मीटिंग्स। अब मैं दो तरह की मीटिंग बताऊंगा, एक बताऊंगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग और एक बताऊंगा शेयर होल्डर की मीटिंग। कितनी तरह की मीटिंग होती है बेटा? दो तरह की मीटिंग होती है, एक होती है बीओडी की मीटिंग और एक होती है शेयर होल्डर की मीटिंग। पहली मीटिंग देखो बीओडी की, बीओडी बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। तो मीटिंग्स ऑफ बोर्ड आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट। जो बोर्ड की मीटिंग होती है वो काफी क्या है? इंपॉर्टेंट मीटिंग है इन द लाइट ऑफ रनिंग ऑफ द कंपनी मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। कंपनी को मोर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली रन करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बड़ी ही क्या है? जरूरी होती है। सो ये कंपनीज एक्ट मैंडेट्स डालता है कंपनी को टू होल्ड ए मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ बोर्ड फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। कंपनीज एक्ट ऑब्लिगेशन डालता है कि सालाना इतनी मीटिंग तो करवानी पड़ेगी। बोर्ड मीटिंग्स आर क्रूशियल फॉर कंपनी डेवलपमेंट एज बिकॉज द रीजन दैट फॉर्मल मीटिंग्स आर हेल्ड टू डिवाइस पॉलिसी। बोर्ड मीटिंग बड़ी जरूरी है पॉलिसी बनाने के लिए,
मैनेजमेंट को रन करने के लिए, स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए, इन सब के लिए। कंपनीज एक्ट कहता है जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हाँ जी, जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी वो कब होगी बेटा? इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज के अंदर। जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी वो कब होगी? इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज के अंदर। देर आफ्टर देर शैल बी मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग एवरी ईयर। और हर साल कितनी बोर्ड मीटिंग होगी? 4। एंड नॉट मोर देन 120 डेज विच शैल इंटरवीन बिटवीन 2 सक्सेसिव बोर्ड मीटिंग। और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में गैप 120 दिन का मैक्सिमम। तो साल में 4 बोर्ड मीटिंग, 4 बोर्ड मीटिंग इन ईयर, और गैप जो होगा बेटा बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग वो कितना होगा? मैक्सिमम 120 डेज। तो पहली बोर्ड मीटिंग इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज में, उसके बाद सालाना 4 और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में गैप मैक्सिमम 120 दिन का। आई होप क्लियर है। इसके बाद ओपीसी कंपनी जब आती है बात, स्मॉल कंपनी की बात आती है, डोरमेंट कंपनी की बात आती है। 3 कंपनी की, ओपीसी, स्मॉल, डोरमेंट। एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग शुड बी कंडक्टेड इन ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर। तो बेटा हाफ का मतलब क्या होता है? 6 महीने का। कैलेंडर ईयर 12 महीने का, 6 महीने में 1 बोर्ड मीटिंग करवाओ। एंड गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग इज नॉट लेस देन 90 डेज। और 2 मीटिंग साल में करवाओ। 6 महीने में 1 करवाओ, अगले 6 महीने में दूसरी बोर्ड मीटिंग करवाओ, साल में 2 बोर्ड मीटिंग करवाओ, और 2 के बीच में गैप कितना? 90 डेज मिनिमम। ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता 1 पर्सन कंपनी में। अगर ओपीसी में एक ही डायरेक्टर तो बेटा उसको बोर्ड मीटिंग नहीं करवानी। और लास्ट जो बेटा सेक्शन 8 कंपनी है उसको भी क्या करना है? हर 6 महीने में 1 बोर्ड मीटिंग करवानी है। तो 4 कंपनी याद रखना बेटा। ओपीसी कंपनी के लिए, स्मॉल कंपनी के लिए, डोरमेंट कंपनी के लिए सालाना कितनी करवानी है? 1 बोर्ड मीटिंग करवानी है बेटा ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर। जो कैलेंडर ईयर 12 महीने का, उसमें 1 हाफ में कितनी करवानी है? 6। और 2 मीटिंग के बीच में गैप कितना होगा? 90 डेज का मिनिमम। अब डायरेक्टर्स लोग मीटिंग में जो पार्टिसिपेट करेंगे, आइदर इन पर्सन, पर्सनली खुद भी आ सकते हैं मीटिंग में, और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या ऑडियो विजुअल कनेक्शन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मीटिंग में डायरेक्टर्स का पार्टिसिपेशन 3 तरह से हो सकता है, आइदर पर्सनली, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और लास्ट ऑडियो विजुअल कनेक्शन। इन 3 तरह से डायरेक्टर मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जो मीटिंग होगी उसमें मिनिमम डायरेक्टर आने चाहिए। जितने भी टोटल स्ट्रेंथ है, मान लीजिए टोटल स्ट्रेंथ डायरेक्टर की 12 है, तो उसका 1/3 करेंगे, 4 आएगा, और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। 4 और 2 में से हायर कह रहा 4, ये मिनिमम आने चाहिए। ये शैल बी द कोरम। ये मिनिमम क्या माना जाएगा? कोरम माना जाएगा। कोरम मतलब इतने डायरेक्टर मीटिंग में आने ही चाहिए, तभी मीटिंग करवाएंगे। तो मीटिंग में कितने डायरेक्टर पर आने चाहिए? जो डायरेक्टर की टोटल स्ट्रेंथ है बेटा, उसका 1/3 डायरेक्टर और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। ये मिनिमम जो भी हायर लिमिट आएगी वो डायरेक्टर आने चाहिए, वही क्या माना जाएगा? कोरम माना जाएगा मीटिंग का। बताओ बेटा, क्लियर होगी बात? बोर्ड मीटिंग वाली बातें खत्म होगी बेटा। क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताओ, कोई डाउट है तो उसमें। बच्चों को डाउट इसमें बताइए, नहीं है तो बताइए, आगे बढ़े तभी। आगे सर। डन। सर तो बोर्ड मीटिंग सालाना 4 होती है, और 2 के बीच में 120 दिन का गैप। और ओपीसी, स्मॉल और डोरमेंट कंपनी की साल में बेटा 2 होती है, 6 महीने में 1 होती है, और 2 के बीच में गैप 90 डेज का। मीटिंग में डायरेक्टर पर्सनली भी आ सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी आ सकते हैं, ऑडियो विजुअल कनेक्शन से भी आ सकते हैं। और मीटिंग में बेटा 1/3 टोटल डायरेक्टर का 1/3 और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। मीटिंग में इतने डायरेक्टर आने ही चाहिए, कोरम माना जाएगा। अब पढ़ रहे हैं शेयर होल्डर की मीटिंग। अभी हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग पढ़ी, अब हम शेयर होल्डर की मीटिंग। बेटा पूरे साल कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं, वो कंपनी को चलाते हैं, कंपनी के फंड्स को यूज करते हैं, बट कैपिटल और फंड शेयर होल्डर के होते हैं। शेयर होल्डर को भी जानना है कंपनी में क्या चल रहा है, तो सालाना उनकी एक मीटिंग करवाते हैं, उसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। ईयरली शेयर होल्डर की मीटिंग करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। सो मीटिंग में भी जनरली डिफाइंड एज गैदरिंग और असेंबली और गेटिंग टुगेदर ऑफ नंबर ऑफ पर्सन फॉर ट्रांजैक्टिंग लॉफुल बिजनेस। मीटिंग क्या है बेटा? मीटिंग बेटा गैदरिंग है, असेंबली है बेटा किसकी? कुछ लोगों की। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू कॉन्स्टिट्यूट ए मीटिंग। मीटिंग करने के लिए एटलीस्ट कितने लोग चाहिए? 2 चाहिए।
देयरफॉर वन शेयर होल्डर यूजली कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए मीटिंग। एक पर्सन क्या नहीं कर सकता, मीटिंग नहीं करवा सकता, इवन इफ ही होल्ड प्रॉक्सी फॉर ऑल शेयर होल्डर्स। एक बंदा खुद आ गया, बाकी सबके बिहाफ पर, बाकी मेंबर के बिहाफ पर प्रॉक्सी बनकर भी आ जाए, तब भी मीटिंग नहीं हो सकती, बिकॉज हमें कितने लोग चाहिए, 2 लोग मीटिंग में चाहिए। बट कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस है जहां पर एक पर्सन में मीटिंग करवा सकता है। एवरी गैदरिंग असेंबली डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए मीटिंग। सिर्फ लोग इकट्ठा हो जाने का मतलब मीटिंग नहीं है। कंपनी मीटिंग मस्ट बी कन्वीन एंड हेल्ड परफेक्टली इन कंप्लायंस विद द वेरियस प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। कह रहा कंपनी की मीटिंग तभी मानी जाएगी जब बेटा आपने वो करवाई है लॉ के अकॉर्डिंगली एंड रूल्स जो बना रखे हैं। जनरल मीटिंग इज मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी। जनरल मीटिंग किसकी मीटिंग है? कंपनी के मेंबर्स की। डिसीजन मेकिंग जो पावर्स होती है वेस्टेड इन द मेंबर्स। जनरल मीटिंग में जो भी डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो शेयर होल्डर्स के पास होती है एंड दे एक्सरसाइज रिस्पेक्टिव पावर थ्रू रेजोल्यूशन पास बाय देम। जनरल मीटिंग एक प्लेटफॉर्म है मेंबर के लिए और बोर्ड मीटिंग एक प्लेटफॉर्म है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए मीटिंग करवाने का। अब एनुअल जनरल मीटिंग एक इंपॉर्टेंट एनुअल इवेंट है। ये ईयरली बेटा मीटिंग होती है वेयर मेंबर्स गेट्स अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस द एक्टिविटीज। जहां पर मेंबर कंपनी की एक्टिविटीज को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। कन्वीनिंग ऑफ सच मीटिंग एवरी ईयर इज कंपलसरी। सालाना एक मीटिंग करवानी कंपलसरी है। ईयरली एक एजीएम करवाना कंपलसरी है। और एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड वंस इन एवरी कैलेंडर ईयर। साल के एक कैलेंडर में एक एनुअल जनरल मीटिंग करवाइए। सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और करवानी कब है? जब भी फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होगा उसके 6 महीने के अंदर करवानी है। याद रखना बच्चों, एनुअल जनरल मीटिंग कब करवानी है? फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होता है 31 मार्च को, उसके 6 महीने के अंदर करवानी है। और जो गैप देना है 2 एनुअल जनरल के मीटिंग के बीच में वो मैक्सिमम 15 महीने का, इससे ज्यादा नहीं। जो गैप देना है हमें 2 जनरल मीटिंग के बीच में, 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में, वो मैक्सिमम कितना होगा? 15 मंथ्स का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। एनुअल जनरल मीटिंग कैन बी कॉल्ड ऑन बिजनेस आवर्स। ये मीटिंग हम बिजनेस आवर्स में करवाएंगे, दैट इज 9 AM to 6 PM ऑन एनी डे दैट इज नॉट ए नेशनल हॉलिडे। किसी भी दिन करवा सकते हैं बट नेशनल हॉलिडे नहीं होना चाहिए वो। इट शुड बी हेल्ड आइदर एट रजिस्टर्ड ऑफिस, या रजिस्टर्ड ऑफिस पर करवाएंगे या फिर ऐसे प्लेस पर करवाएंगे जो सेम सिटी टाउन विलेज में आता है जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो अगर मैं बोलूं कब करवानी है, बिजनेस आवर्स में करवानी है। कौन से डे करवानी है? कभी भी करवाओ, नेशनल हॉलिडे छोड़कर। अगर मैं बोलूं प्लेस कौन सा, रजिस्टर्ड ऑफिस, या फिर कोई ऐसा प्लेस जो सिटी टाउन और विलेज, मतलब ऐसा प्लेस जो सेम सिटी टाउन विलेज में आता है जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। बट अगर अनलिस्टेड कंपनी की मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग मे बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया। देखो बाकी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग कहां बोला करवाने के लिए? रजिस्टर्ड ऑफिस पर या उसी सिटी, उसी टाउन, उसी विलेज में। पर जब बात अनलिस्टेड कंपनी की आती है, मे बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया, उसको आप कहीं भी करवा लीजिए अगर आपके पास कंसेंट है सारे के सारे मेंबर की एडवांस में। अगर आपके पास सारे के सारे मेंबर की एडवांस में कंसेंट है, फिर आप जरूरी नहीं रजिस्टर्ड ऑफिस पर, आप कहीं भी पूरे इंडिया में आप मीटिंग करवा सकते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग करवा सकते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग में जो बिजनेस होते हैं 2 तरह के होते हैं बेटा, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। एनुअल जनरल मीटिंग में 4 बिजनेस ऑर्डिनरी होते हैं, बाकी सारे स्पेशल होते हैं। पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसीडर करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट को कंसीडर करना, ऑडिटर की रिपोर्ट को कंसीडर करना। डिविडेंड डिक्लेरेशन करना, डायरेक्टर अपॉइंट करना रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह पर, और डायरेक्टर अपॉइंट करना, ऑडिटर अपॉइंट करना, इवन उनका रेम्यूनरेशन भी फिक्स करना। ये 4 बेटा बिजनेस के हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस है। इन 4 को छोड़ दीजिए, बाकी सब बिजनेस स्पेशल बिजनेस है। इन 4 को छोड़ दीजिए, बाकी सब क्या है? स्पेशल बिजनेस है। ऑल बिजनेस शैल बी डीम्ड टू बी स्पेशल। अगर आपने एजीएम नहीं करवाई तो सेक्शन 99 कहता है अगर डिफॉल्ट आपने किया एजीएम करवाने में तो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर जिसने डिफॉल्ट करा उसके ऊपर 1 लाख रुपए का फाइन है फिक्स, और कॉन्टिन्यूसली डिफॉल्ट चलता रहा तो 5,000 पर डे का फाइन है जब तक डिफॉल्ट चलता रहेगा। तो अगर आपने एजीएम नहीं करवाई तो 1 लाख का फिक्स फाइन प्लस 5,000 पर डे का फाइन जब तक डिफॉल्ट चलता रहा। अगर बेटा क्या है, एजीएम टाइम पर नहीं हुई, अगर आपने एजीएम टाइम पर नहीं करवाई, एक तो बेटा क्या होगा,
1 लाख का फिक्स फाइन प्लस 5,000 पर डे का डेली का फाइन लगेगा। बेटा मीटिंग्स वाला पार्ट भी ओवर हो गया, बताइए कोई दिक्कत कोई डाउट इसमें? क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? हाँ जी ना हाँ ना बोलो बेटा, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। ठीक है जी। अब लास्ट टॉपिक है बेटा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद तो एथिक्स और ये टॉपिक नहीं बेटा, रीड करने वाली चीज है। लॉ में लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेटा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? CSR। अब लॉ कहता है कुछ कंपनी के ऊपर इस लॉ में टूवर्ड सोसाइटी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोबारा बोलता हूं, इस लॉ में कंपनीज एक्ट में कंपनी की तरफ, कंपनी के ऊपर सोसाइटी के टूवर्ड्स कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो क्या क्या देखिए और किस किस के ऊपर लगती है ये देखो। सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके ऊपर नहीं आती। ऐसी कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ है या टर्नओवर 1000 करोड़ है या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, उसके ऊपर ये सेक्शन लगता है। तो ये सेक्शन 135 लगता किसके ऊपर है? 3 क्राइटेरिया में जो फॉल कर जाए, कोई भी क्राइटेरिया, जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा। कब? ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उसके ऊपर ये सेक्शन लगता है। उस कंपनी को बनानी पड़ेगी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी। वो कंपनी बनाएगी CSR कमेटी। उस कमेटी में 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टर होंगे, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। मतलब जिस कंपनी के ऊपर ये सेक्शन लगा 135, उस कंपनी को CSR कमेटी बनानी है। और कमेटी कितने डायरेक्टर से है? 3 या 3 से ज्यादा। और उस कमेटी में बेटा एक क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अब ये जो CSR कमेटी है ये क्या करेगी? सुनो ध्यान से। ये CSR कमेटी पॉलिसी बनाएगी, CSR पॉलिसी। ये CSR कमेटी क्या बनाएगी? CSR पॉलिसी। उस पॉलिसी में क्या होगा बेटा? उस पॉलिसी में ये एक्टिविटीज लिखी होंगी, ये एक्टिविटीज लिखी होंगी। इन एक्टिविटी में कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन है काम करना। अभी एक्टिविटी क्या कहती है? सुनो ध्यान से। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, बस आप इतना समझिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, जिसका कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 में पढ़ाया जाता है जब तुम CS एग्जीक्यूटिव में आओगे। तो जिन कंपनी के ऊपर ये सेक्शन लगा उनको बनानी है CSR कमेटी। कमेटी में होंगे 3 डायरेक्टर और उसमें से एक कौन होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब जिस कंपनी के ऊपर ये सेक्शन लगता है उस कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन है क्या? एवरी कंपनी शैल इंश्योर दैट कंपनी स्पेंड्स इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, कंपनी को हर साल क्या करना है? 2% एवरेज नेट प्रॉफिट जो उसके पिछले 3 साल के हैं वो खर्च करना है सोसाइटी के टूवर्ड्स। मतलब पिछले आपको 3 साल के नेट प्रॉफिट लेने हैं लास्ट 3 इयर्स के, और उसका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकलेगा? अगर मान लीजिए पिछले साल का नेट प्रॉफिट 15 करोड़ का है, उससे पिछले साल 20 करोड़ का है, उससे पिछले साल 10 करोड़ का है। 3 साल के नेट प्रॉफिट का एवरेज निकालने के लिए 3 साल से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या गया? 45 करोड़ डिवाइड बाय 3, तो 15 करोड़ मेरे पास क्या गया? एवरेज आ गया प्रॉफिट। इस एवरेज प्रॉफिट का कितना? कम से कम 2% मुझे क्या करना पड़ेगा? टूवर्ड सोसाइटी वेलफेयर में खर्च करना पड़ेगा, अगर मेरी कंपनी के ऊपर सेक्शन लगता है तो। आगे बात समझ? अगर मेरी कंपनी के ऊपर सेक्शन 135 लगता है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? अपने पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट को क्या करना है? एवरेज करना है, और उसका कम से कम 2% खर्च करना है टूवर्ड सोशल वेलफेयर। अगर कंपनी का अमाउंट कुछ अनस्पेंड रह जाता है, खर्च नहीं होता, तो कंपनी उस फंड को ट्रांसफर कर देगी शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंगली विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा उसके 6 महीने में हम क्या करेंगे? उसको ट्रांसफर कर देंगे फंड्स में। बस इतनी बात आप याद रखिए बच्चों, ये बात क्लियर है। अब अगर कोई सेक्शन डिफॉल्ट करता है तो उसके ऊपर बेटा क्या लगेंगे? पीनल प्रोविजंस भी लगेंगे। अगर ये कोई सेक्शन डिफॉल्ट करता है तो उसके ऊपर पीनल प्रोविजन है। कितना? ट्वाइस ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी टू फंड। जितना अमाउंट उसको ट्रांसफर करना था
फंड में ट्रांसफर नहीं करा उतना, और 1 करोड़ रुपए विच एवर इज लेस, दोनों में जो लेस आएगा वो। और दूसरा, हर जो ऑफिसर जिसने डिफॉल्ट करा उसके ऊपर पेनल्टी आएगी 1/10 अमाउंट जो ट्रांसफर करना था वो, और 2 लाख रुपए विच एवर इज लेस, ये पेनल्टी आएगी। तो ये पीनल प्रोविजंस है, अगर आपने ऊपर प्रोविजंस को नहीं माना, नहीं कंप्लाई करा, एग्जाम में रेलिवेंट नहीं। एग्जाम में क्या रेलिवेंट है, ये सेक्शन किसके ऊपर लगता है, कमेटी कितने डायरेक्टर्स की, उस कमेटी में कौन कौन है, 3 डायरेक्टर है, 1 इंडिपेंडेंट है, और कितना खर्च करते हैं, एवरेज नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल का 2%। और बेटा कौन सी एक्टिविटी में खर्च करते हैं, ये एक्टिविटी दी गई है बेटा, ये सारी एक्टिविटी है बेटा, रीड करेंगे, इसको याद नहीं करना, बस इसको रीड कर लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे। मैं तब बोलता याद करने के लिए, बट जब बेटा आपका एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होता, आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू बेस्ड है, आपको याद करने की नीड नहीं है। बस आप इसको क्या करेंगे, रीड कर लेंगे, गो थ्रू करेंगे एक्टिविटीज को। एक्टिविटीज के हंगर खत्म करना, पावर्टी खत्म करना, एजुकेशन को प्रमोट करना, जेंडर इक्वालिटी के लिए काम करो, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करो, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करो, नेशनल हेरिटेज को प्रोटेक्शन के लिए काम करो, और आर्म्ड फोर्सेस के बेनिफिट के लिए को पैसा खर्च कर दो, रूरल एरियाज में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए पैसा खर्च कर दो, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में पैसा दे दो। ये सब बेटा एक्टिविटीज आप कर सकते हो। और कितना खर्च करना है आपने, नेट प्रॉफिट जो पिछले 3 साल के आपके एवरेज है उसका 2% खर्च करना है बेटा। दिस कॉन्क्लूड योर टॉपिक और दिस कॉन्क्लूड योर चैप्टर। अब 2 टॉपिक है बेटा, एथिक्स डायलेमा, बिजनेस एथिक्स और एथिक्स डायलेमा, बेटा वो रीड करने वाले टॉपिक है। चैप्टर फिनिश हो जाता है बच्चों, मेरी तरफ से एंड हो जाता है, कंप्लीट हो गया बच्चों चैप्टर। ग्रीन जज बेटा क्या पूछ रही थी बेटा, ऑडियो से बोल दी जाती थी जो आपका डाउट है। तो ये हमारा चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो जाता है। 2 पार्ट में चैप्टर रिवाइज हुआ। पहले पार्ट में मैंने कंपनी की डेफिनेशन, फीचर्स और टाइप्स पूरे पढ़ाए, और सेकंड पार्ट में मैंने अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स मीटिंग, शेयर होल्डर मीटिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब पार्ट मैंने पढ़ाया, और इवन इनकॉर्पोरेशन पार्ट पढ़ाया। तो उम्मीद करता हूं बच्चों इस रिवीजन से आप लोगों को बेनिफिट हुआ होगा। और बेटा ये रिवीजन मैंने करवा दी है, पहला सेशन मेरा अपलोडेड है पब्लिकली यूट्यूब पर, ये सेशन भी बेटा अपलोडेड हो जाएगा यूट्यूब पर। तो कंप्लीट हो गया बच्चों हमारा चैप्टर। अब हम बेटा आज के लिए इतना ही करेंगे। आज आपका मॉक टेस्ट है, उसकी तैयारी करें, अपने मॉक टेस्ट को कंप्लीट करें, और ऑल द बेस्ट बेटा मॉक टेस्ट के लिए। हाँ जी सर, ग्रीन जेल क्या होता है? बेटा कहाँ पढ़ा है तब बताओ ना, ऐसे थोड़ी पूछोगे। अब कहाँ पढ़ा है आपने ये? सर ये आईसीएस के मॉड्यूल में है। जो मॉड्यूल में जहां पर आपको डाउट है वो मुझे पिक खींच कर भेजो, फोटोग्राफ क्लिक करके भेजो, तब बताऊंगा। सर सेंड करी हुई है। कर दो बेटा सेंड दोबारा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो बच्चा मुझे पर्सनली आप भेज सकते हो व्हाट्सएप करके, मैं डाउट उस पर एंटरटेन कर लूंगा। बाय बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।